हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 एनसीईआरटी का स्पर्श का पाठ 3 बछेंद्री पाल। यह पाठ स्वयं बछेंद्री पाल ने लिखा है। आइए सबसे पहले थोड़ा उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। बछेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बछेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तब बछेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह यह सोचती थी कि भाई लड़का लड़की में भेदभाव क्यों करता है। जो काम लड़के कर सकते हैं वह काम लड़कियां भी कर सकती हैं। जैसे ही बछेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। बछेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गईं। ट्रेनिंग के दौरान बछेंद्री 7,500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रण किया। आइए अब पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वे हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। बछेंद्री पाल बताती हैं कि वो 7 मार्च को दिल्ली से रवाना हुई थी और एक अग्रिम दल यानी आगे जाने वाला दल क्या करता है, जो दल पीछे चढ़ाई पर चढ़ने के लिए तैयार होता है उसके लिए रास्ता साफ करता है, ताकि चढ़ाई पर चढ़ने वाले सदस्यों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांशतः शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। ये नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माता के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। लेखिका कहती हैं कि जब मालूम चला कि एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। सागर यानी एवरेस्ट के पैरों में यानी नीचे नदियां बहती हैं और माथा जो एवरेस्ट की जो ऊंचाई है उसे माथा कहा गया है, सबसे ऊपर की जो ऊंचाई है, तो इस प्रकार उसका नाम सागर माथा पड़ा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा प्लूम क्या होता है, बर्फ से बना हुआ होता है। जब वहां पर क्या बहुत हवा चलती है, तूफानी हवा, तब क्या बर्फ उड़कर एक जगह एकत्रित हो जाती है। जिस प्रकार रेत उड़ती है तो रेत के टीले बन जाते हैं, उसी प्रकार बर्फ भी क्या है बहुत बड़ा आकार ले लेती है और वह एक ऐसा लगता है कि फूल है, बड़े फूल के समान दिखता है। तो लेखिका कहती हैं कि वो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई पर्वत शिखर पर ध्वज लहरा रहा हो। लेखिका को बताया गया था कि यह दृश्य ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक गति से हवा चलने के कारण बनता था। शिखर पर जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ों पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए काफी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। आगे लेखिका कहती हैं कि मेरी एवरेस्ट पे चढ़ने की अलग ही रुचि थी। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, मुझे कोई भी रोक नहीं सकता था। आगे लेखिका कहती हैं कि 26 मार्च को जब वो पेरिस पहुंची तो हिम स्खलन के कारण एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। शेरपा जो होते हैं वहां पर जो सामान उठाने वाले होते हैं कुली, वैसे तो पुराने टाइम में शेरपा एक जाति हुआ करती थी, लेकिन अब क्या है, शेरपा जो भी कोई सामान उठाने का काम करता है उसे शेरपा कहा जाता है। उनको मालूम चला कि एक शेरपा की मृत्यु हो गई है। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के दसकने से लाहौसे की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई है। लाहौसे पहाड़ी का नाम है, वहां से एक चट्टान नीचे खिसक आई है। 16 शेरपा कुली के दल से एक की मृत्यु हो गई है और 4 घायल हो गए हैं। जब इस समाचार का सबको पता चला तो सबके चेहरों पर दुख छा गया। तो हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया। तो जो अभियान दल है उसके जो प्रमुख नेता हैं वो हैं कर्नल खुल्लर। एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज स्वीकार कर लेनी चाहिए।
तो इसके प्रमुख नेता कर्नल खुल्लर हैं और उपनेता हैं प्रेमचंद, जो कि अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे। जो एक दल दुर्गम हिमपात को साफ करने के लिए गया था, जो चढ़ाई का रास्ता था उसमें जो भी कठिनाई थी उनके रास्ते को साफ करने के लिए गया था, उसके नेता थे प्रेमचंद। 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप एक लगाया था वो 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर था, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया, यानी कैंप एक तक जाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। यानी प्रेमचंद ने यह भी बता दिया कि जो ग्लेशियर बर्फ की नदी, यदि बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी तो उससे क्या होगा, जो हमने काम किया है वो रास्ता वापस बंद हो सकता है और हमारी समस्या बढ़ सकती है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। बेस कैंप जो था वो क्या था, मुख्य कैंप था। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा, मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई। यानी कि लेखिका ने जब एवरेस्ट को निहारा तो वो आश्चर्यचकित रह गईं। उन्होंने देखा एवरेस्ट और लोहोत्से और नूत्से की ऊंचाइयों से गिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रह गई। उन्होंने वो देखा तो वो दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा था, और जो भी वहाँ की पर्वत श्रेणियां थी, एवरेस्ट के साथ साथ जो और पर्वत श्रेणियां थी वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। सीधे धरातल पर दरार पड़ने पर विचार, और इस दरार पर गहरे चौड़े हिमविदर यानी बर्फ की खाई। लेखिका कह रही है कि यदि किसी भी पहाड़ी से बर्फ का टुकड़ा टूटकर गिर जाए तो वह इतना भारी होता है कि खाई भी बन सकती है। बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। अर्थात जो बर्फ गिरेगी, जो बर्फीली हवाएं चलेंगी, उससे करीबन 12 पहाड़ पर चढ़ने वाले और जो शेरपा हैं वो उससे प्रभावित रहेंगे। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई करने का अभ्यास निश्चित था। रीता गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया, बेस कैंप मुख्य कैंप था और जो डॉक्टर मीनू मेहता थी उन्होंने बता दिया था कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए जो सामान उपयोगी होता है उसका प्रयोग किस प्रकार करना है। तो यहाँ पर जो चढ़ाई का अभ्यास कर रही हैं वो 2 ही हैं, एक तो रीता गोम्बू और बछेंद्री पाल। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थीं। अंगदोरजी, लोब्सांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ पोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। तो ये भी अभियान दल के सदस्य हैं। ये संतोषजनक प्रगति थी। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेजनिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डैकी के साथ हमारे पास आए। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। तो तेजनिंग बात कर रही सबसे। जब उन्होंने बछेंद्री पाल से पूछा तो उन्होंने अपना परिचय देने को कहा, तो बछेंद्री पाल ने कहा कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है।
तेजनिंग हंसे और मुझसे कहा, एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। उन्होंने बता दिया था कि जो शिखर है, जो चोटी है, उस पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन में लाहौत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोपसांग तसरिंग मेरे तंबू में थे। एंडी शेरपा तथा 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी ने एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। यह क्या हो गया था? एक लंबी बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लाहौत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और इसका विशाल हिमपुंज बन गया था। लेखिका कहती हैं कि जब वो कैंप 3 में थी तो रात को अचानक लाहौत्से की पहाड़ी से एक बर्फ का टुकड़ा उनके तंबू पर गिर गया और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ इकट्ठी हो गई और लेखिका क्या थी, उसके बीच में दब गई थी। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लोपसांग ने अपनी स्विच छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ किया और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए, क्योंकि वे जानते थे कि यदि बर्फ में ज्यादा देर दबी रहेंगी लेखिका तो वह मर जाएंगी। बड़े बड़े हिम पिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। इस प्रकार लेखिका की जान लोपसांग ने बचाई। आगे लेखिका बताती हैं कि सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे। 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्राय सभी कैंप 2 में पहुंच गए। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी, कैंप 2 जैसा कि मैंने बताया ये चढ़ाई के रास्ते में था, उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में, यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि सब सुरक्षित थे और किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ मैं भयभीत थी। लेखिका ने, क्या तुम वापस जाना चाहोगी? तब लेखिका कहती हैं कि मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ। इस पाठ को अब हम आगे दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। ये पाठ को यहीं हम समाप्त करते हैं, क्योंकि ये एक साथ पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसका दूसरा भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।